दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है मंगलवार 22 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों बिहार सरकार ने 250 और 500 की आबादी वाले सभी गांव और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने के बाद अब 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नया लक्ष्य तय किया है, जहां अगले 5 वर्षों में छोटे शहरों, थानों, प्रखंडों और अनुमंडलों को अब एक नई सड़क की सौगात मिलेगी। जी हां, आबादी के दबाव को ध्यान में रखकर यह पहल की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार और आवागमन आसान बनाने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के तहत सरकार ये पहल करने जा रही है। जी हां, यही नहीं, आने वाले दिनों में जहां नई सड़क का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, वह थाना, प्रखंड और अनुमंडलों को जोड़ने वाले मुख्य सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का मसौदा सरकार तैयार कर रही है। दोस्तों देश के कई हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब किसान नेताओं की नजर बिहार पर भी है। जी हां, यही कारण है कि सोमवार को दिल्ली से एक साथ कई किसान नेता पटना पहुंच गए। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरमान सिंह चरूनी ने पटना पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के आंदोलन में बिहार के भी किसान शामिल हो, क्योंकि इस कानून के तहत किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। जी हां, किसान नेता गुरमान सिंह ने कहा कि बिहार के किसान भी जागृत हो और दिल्ली पहुंचे। बिहार में खेत से आमदनी कम होती जा रही है और यहां के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। जी हां, उन्होंने कहा कि बिहार में धान की एमएसपी 1888 रुपए है, लेकिन किसी को भी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा है। सरकार वन नेशन वन मार्केट की बात कर रही है, लेकिन क्या बिहार के किसानों को पंजाब जैसा रेट मिलेगी? उन्होंने कहा कि एमएसपी तय करना और इस दाम पर खरीदारी करना अलग बात है। दोस्तों ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है, परंतु अलाव का कोई भी इंतजाम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी हां, ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग घरों में कैद हो गए हैं। बढ़ते ठंड के बीच विभिन्न क्षेत्र में चौक चौराहों पर प्रशासनिक स्तर पर अलाव की व्यवस्था नहीं रहने से लोगों में आक्रोश, क्रोध देखा जा रहा है। जी हां, सीमांचल में पछुआ हवा की झोंक चलने के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सुबह से लेकर शाम तक में लोग अपने निजी स्तर से अलाव की व्यवस्था का ठंड से बचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बिहार के करीब 20 जिलों में 44 ग्रामीण सड़कों और 18 पुलों का निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। इसे लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि इनमें करीब 44 ऐसे ग्रामीण सड़कें हैं जिनके लिए नाबार्ड ने कुल लागत का करीब 80% ऋण की स्वीकृति दे दी थी। वही करीब 18 ग्रामीण पुल और फिर पुलियों के लिए IRDF ने भी कुल लागत का करीब 80% ऋण की स्वीकृति दे दी थी। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून, जी हां यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहस शुरू हो गई है। जी हां, यानी कि CAA को लेकर बहस शुरू हो गई है। जी हां, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने CAA की बात छेड़कर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। जी हां, ऐसे वक्त में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ताकत दिखाने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2 दिन के दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल किया है कि बंगाल में CAA कब लागू किया जाएगा। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा है कि CAA के नियम बनने अभी बाकी है। कोरोना महामारी के कारण कई काम पूरी तरीके से रुक गए हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद ही CAA को लेकर कोई विचार किया जा सकता है। CAA से जुड़ी हर जानकारी आगे भी दी जाएगी। दोस्तों आज के समय में ज्यादातर लोग अपने घरों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। वही गैस सिलेंडर पर बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर असर डालते रहते हैं। ऐसे में आप अपने कनेक्शन के साथ मिलने वाले फायदे से अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। यह देश में कई लोग जानकारी के अभाव में कनेक्शन से मिलने वाले फायदे से आज भी अनजान है। जी हाँ, गैस कनेक्शन पर लाभ लेने के लिए आपके पास किसी भी गैस एजेंसी का कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आप गैस के खत्म होने पर नए सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आप सिलेंडर को सीधे गोडाउन से लाकर गैस सिलेंडर पर वसूला जाने वाला डिलीवरी चार्ज वापस पा सकते हैं। जी हां, वर्तमान में एजेंसी अपने कस्टमर से 19 रुपए 50 पैसे की डिलीवरी चार्ज करती है। गोडाउन से सिलेंडर खुद लाने पर कोई भी एजेंसी अपने ग्राहकों को डिलीवरी के लिए लिया जाने वाला पैसा वापस करने को मजबूर होती है। जी हां, अगर आपकी एजेंसी ऐसा करने से मना करते हैं तो फिर आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। जी हां, एजेंसी संचालक के पैसे वापस नहीं करने की दिशा में आप टोल फ्री नंबर 1800 2333 555 पर इसकी शिकायत
शिकायत कर सकते हैं। जी इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपका रेगुलेटर किसी भी दशा में लीक होने लगता है तो फिर एजेंसी इसे फ्री में बदल कर देती है। जी इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता है। फ्री में रेगुलेटर को बदलने के लिए आपके पास एजेंसी का सब्सक्रिप्शन वाउचर होना चाहिए। एजेंसी में सब्सक्रिप्शन वाउचर रेगुलेटर के नंबर को मिलाने पर ही आपका रेगुलेटर मुफ्त में बदला जाएगा। दोस्तों अररिया जिला में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। जी अक्टूबर और नवंबर माह का 40 दिनों का एमडीएम का चावल अधिकांश विद्यालय में भेज दिया गया है। साथ ही साथ विभाग द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में साग सब्जी की राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। जी हाँ, कोरोना काल के दौरान भले ही विद्यालय में बच्चे नहीं पहुंचे थे, इसके बावजूद विभाग ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एमडीएम का लाभ देने के लिए निर्णय लिया है। जी हाँ, खाद्यान्न और राशि बच्चों का नियमानुसार उपलब्ध कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जानकार बताते हैं कि अररिया जिले में 1940 एमडीएम संचालक विद्यालय हैं, जहां इसमें मदरसा और सांस्कृतिक विद्यालय भी शामिल है। इन विद्यालयों में करीब 5 लाख बच्चे नामांकित हैं। जहां इन सभी विद्यालयों में एमडीएम का चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। सोमवार तक 900 से अधिक विद्यालय में 10,000 क्विंटल एमडीएम का चावल उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों बिहार के 80,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने सोमवार को राज्य पुलिस मुख्यालय से लेकर ओपी और चौक तक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। जहां शपथ लेने वाले में डीजीपी AK सिंघल से लेकर पुलिस के हर रैंक के अधिकारी और सिपाही तक शामिल थे। जहां अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और फिर शराबबंदी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को और भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने शपथ ग्रहण के लिए 21 दिसंबर तक तारीख तय की थी। आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ लेने के लिए सोमवार को सुबह 11 बजे तक वक्त मुकर्रर था। तो तय समय पर पुलिस मुख्यालय के अलावा जिला इकाई, सभी थाना, ओपी और फिर पुलिस अफसरों के दफ्तरों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिजली विभाग के सहायक अभियंता अविनाश रंजन ने बताया कि कटिहार जिला में 1,32,000 ग्रिड में काम होने वाले आज 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बार्सी पावर ग्रिड को छोड़कर शेष पूरे जिले में बिजली बाधित रहेगी। जी हां, उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि सुबह 11 बजे से पहले ही आवश्यक कार्य जैसे टंकी में पानी भरना, इन्वर्टर को चार्ज करना, मोबाइल की बैटरी चार्ज करना आदि कार्य निपटा लेंगे ताकि परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ग्रिड में काम खत्म होने के बाद बिजली चालू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए पहले सूचना दे दी गई है। दोस्तों विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई आरजेडी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में अगले साल यानी कि 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि साल 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। बीते चुनाव में मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी भी कीमत पर पार्टी हार की जिम्मेवारी कारणों पर एक्शन लेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी हित में हर फैसले लेने की पूरी छूट दे दी है। जी हां, अब वो किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी में रहते हुए आरजेडी के उम्मीदवारों को हरवाया, हम उन्हें कभी माफ नहीं करने वाले हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नेता चुनाव की हार को लेकर लिखित रूप में पार्टी ऑफिस में दें। इस पर कमेटी जांच का काम करेगी। हमें गड़बड़ी की सूचना है, हम जानते हैं कि कहां चूक हुई है, लेकिन हम फीडबैक लेंगे। पार्टी के नेता अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा है कि कुछ सीटें गठबंधन में इधर से उधर चली गई है। सबकी कोशिश होती है कि ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ें। जिन सीटों पर हम बेहतर कर सकते थे वहां हमें निराश हाथ लगी। दोस्तों बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए सीएम नीतीश कुमार बड़े स्तर पर कार्य करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द नीतीश कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है। खबर के अनुसार बिहार में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू भी कर दी है। जी हाँ, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने कहा है कि बिहार में मेडिकल विश्वविद्यालय यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बिहार सरकार जैसे ही स्वीकृति देगी, राज्य के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इससे राज्य में लोगों को कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा तथा बीमारियों के इलाज के लिए ज्यादा भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दूं कि जिन जिलों में 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं उनमें से है पूर्णिया, सारण, सिवान, महुआ, वैशाली, झंझारपुर, मधुबनी, जमुई, भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, समस्तीपुर और फिर सीतामढ़ी। इन जिलों में बिहार सरकार की तरफ से नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमण को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि सरकार सतर्क है, इसे लेकर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्ट्रेन पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक बैठक भी बुलाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के नए प्रकार के संक्रमण को लेकर चिंताओं, ब्रिटेन से आने वाले उड़ानों पर प्रतिबंध की मांग के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि ये काल्पनिक स्थितियां हैं, ये काल्पनिक बातें हैं, ये काल्पनिक चिंताएं हैं। जी हां, अपने आप को इससे दूर रखें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार हर चीज के बारे में पूरी तरीके से जागरूक है, इतना घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में हर वह काम किया है जो कोरोना से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था। जी, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय ने कोरोना से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में ओवरलोडिंग वाले 132 ट्रकों को जब्त किया गया है। जी हां, इस दौरान प्रशासन ने 159 वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया है। इतना ही नहीं, 38 ओवरलोडिंग ट्रकों का परमिट रद्द करने की अनुशंसा भी की गई है। जी हां, रविवार को बिहार के सभी जिलों में DTO, MVI और SI द्वारा अभियान चलाया गया। जी हां, राज्य सरकार की ओर से 14 चक्के या फिर उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू गिट्टी के उठाव एवं परिवहन पर रोक लगाई गई, इसलिए ओवरलोडिंग वाले 132 ट्रक जब्त किया गया। नए नियम के मुताबिक बालू एवं गिट्टी का परिवहन किसी भी परिस्थिति में 14 चक्का या फिर उससे अधिक चक्के के ट्रकों में नहीं होना चाहिए। जहां बालू एवं गिट्टी का परिवहन 6 से 10 चक्का के ट्रकों में अधिकतम 3 फीट की ऊंचाई डाला तक एवं 12 चक्का के ट्रकों में अधिकतम 3 फीट 6 इंच की ऊंचाई डाला तक ही किया जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जी हां, 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के कुछ बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी को बंगाल में झटका लगा है। जी हां, सोमवार को बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। जी हां, 2 दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी TMC छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सौमित्र खान बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। जी हां, TMC में शामिल होते समय सुजाता मंडल के साथ तृणमूल सांसद सौगत राय और फिर प्रवक्ता कुणाल घोष भी मौजूद थे। सुजाता ने इस मौके पर आरोप लगाया है कि बीजेपी अब असरवादियों और फिर दागियों की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन अब बीजेपी में कोई सम्मान नहीं है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए पार्टी में रहना मुश्किल था। दोस्तों, एक तरफ जहां ठंड लोगों की परेशानियां बढ़ाए हुए हैं, वहीं प्रदूषण में बिहार के शहरों का वातावरण को और जहरीला बना दिया है। जो पूरे देश भर के शहरों के जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI के मुताबिक बिहार का मुजफ्फरपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जहां मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिनों 453 तक पहुंच गया, जिसे सबसे खतरनाक स्थिति माना जाता है। देश भर में लखनऊ प्रदूषण शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा। जी हाँ, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। लगभग 11 महीने बाद मुजफ्फरपुर एक बार फिर से सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जहां एक दिन के भीतर मुजफ्फरपुर का प्रदूषण लगभग 2 गुना हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर का प्रदूषण स्तर पिछले 24 घंटे के भीतर आश्चर्यजनक रूप से बढ़कर देश के सबसे खराब स्थिति में शामिल हो गया। 24 घंटे पहले मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड किया गया था। जी हां, पर बढ़ते ठंड के साथ ये बढ़कर 453 तक पहुंच गया। मौसम जानकारों के मुताबिक ठंड बढ़ने से धूल कण और फिर जहरीले गैस संगठित हो जाते हैं, जिससे वातावरण में वो नीचे तैरते रहते हैं। जब पटना का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार हो गया है। मुजफ्फरपुर के साथ पटना की हवा भी अच्छी नहीं है। जी हां, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 350 के पार हो गया है। जब पटना के वातावरण में AQI लगातार 350 के पार रहा है। लॉकडाउन के दौरान स्थिति थोड़ी सी सुधरी थी, पर अनलॉक होने के बाद फिर से वातावरण में जहर घुलना शुरू हो गया है। दोस्तों, राज्य के अंदर नए निकाय गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। जी हां, राज्य सरकार बिहार में 70 नई नगर पंचायतों को मंजूरी देने की तैयारी में है। इसके लिए नगर विकास विभाग ने दिन रात एक कर दिया है। जी हां, बिहार में फिलहाल 142 शहरी निकाय हैं, लेकिन कुल 25 जिलों में अब नए निकायों के गठन के लिए विभाग के पास प्रस्ताव सामने आए हैं। बड़ी खबर यह है कि राजधानी पटना के नगर क्षेत्र का दायरा और बढ़ाने की तैयारी है। जी हां, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषदों के साथ साथ इसके आसपास के इलाकों को अब नगर निगम का हिस्सा बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये इतना ही नहीं, पालीगंज, बिहेटा और पुनपुन को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव सामने आया है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हां, इससे पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। जी हां, पार्टी अपने बागियों को नहीं रोक पा रही है। जी हां, पार्टी के अंदर बगावत के सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके से काफी नाराज हैं। जी हां, इसी बीच प्रशांत किशोर ने भाजपा को लेकर एक बड़ा दावा किया है। जी हां, उनका कहना है कि भाजपा बंगाल में 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। जी हां, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर पलटवार किया है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि चुनाव के बाद देश को एक चुनावी रणनीतिकार होना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि मीडिया का एक वर्ग भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में भाजपा पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट यानी कि 2.5 का आंकड़ा तक के लिए भी संघर्ष करेगी। जहां कृपया इस ट्वीट को सेव करके रखें और यदि भाजपा इसे बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ये काम यानी कि राजनीति छोड़ दूंगा। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक नया चुनावी रणनीतिकार होना पड़ेगा। दोस्तों देश में हर दिन आ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बीच आज बड़ी खबर सामने आई है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में शायद कोरोना महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है। जी हां, डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर देगा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। भारत वैक्सीन तैयार करने और फिर रिसर्च में हमेशा से आगे रहा है। जब वैक्सीन की सुरक्षा और फिर असर को लेकर वैज्ञानिक कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। हमारे वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत गहराई और फिर गंभीरता से आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ महीने पहले तक देश में 10 लाख एक्टिव केस थे जो घटकर अब 3 लाख के करीब हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि देश में अब तक कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इनमें से 95 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि भारत में रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश पिछले 10 महीनों से जिस संकट से गुजरा है वह अब खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है। कोरोना की इस जंग में आज भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। दोस्तों भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। जी हां, इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए लगभग 9 करोड़ परिवारों के खाते में भेजेंगे। जी हां, इस मौके पर किसानों से चर्चा भी करेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम के जिम्मेदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत को सौंपी है। जी हां, प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने बताया कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे संबोधित करेंगे। इस अवसर पर विकास खंड स्तर पर किसानों की उपस्थिति में पार्टी के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बड़ी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। इससे पहले मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होगी। यह कार्यक्रम आयोजन सभी एपीएमसी एवं सहकारी संस्थाओं के बाहर भी किया जाएगा। दोस्तों बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जल्द शुरू हो सकता है। जी हां, यानी कि वैक्सीन देने का काम जल्द शुरू हो सकता है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही बिहार में कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस खबर की पुष्टि खुद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कर दी है। जी, पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां काम करने वाले स्टाफ की पूरी लिस्ट मुहैया कराएं। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 जिलों में शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत से लोगों के पास जमीन या फिर खेत से जुड़े कागजात मौजूद नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके जमीन का सर्वे नहीं हो पा रहा है। इससे सर्वे का काम में भी तेजी नहीं आ रही है। बिहार में जमीन सर्वे के दौरान मांगे जाने वाले 5 कागजात हैं, जिनमें से है जमीन के सर्वे के दौरान आपके पास जमीन या फिर खेत का पुराना खतियान मांगा जाएगा। अगर आपने नया जमीन खरीदा है तो फिर आपके पास केवाला की कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास जमीन का रसीद है तो फिर उससे भी सर्वे करा सकते हैं। बंटवारा का जमीन है तो फिर आपके पास बंटवारे का पंचनामा होनी चाहिए। जी हां, जमीन पर केस है तो फिर कोर्ट का कागज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कागज नहीं है तो आप जमीन के मालिक का नाम और खाता नंबर से अपने जमीन का खेत का खलियान बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निकाल सकते हैं।
दोस्तों, छपरा शहर में विद्युत बिल का समय पर भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर लगातार कार्रवाई करते हुए उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इसके बाद से उपभोक्ताओं में हरकत मचा हुआ है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने वाले बिजली की चोरी करने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है। जी हां, सहायक विद्युत अभियंता शहरी रजत कुमार ने बताया कि पिछले 2 माह में करीब 672 उपभोक्ताओं का कनेक्शन बिल बकाया रहने के कारण काटा गया है। दोस्तों, पटना के जमाल रोड में रहने वाले राइस मिलर भाइयों राकेश कुमार गुप्ता और अमित कुमार गुप्ता को गायब होने से संबंधित मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जहां दरअसल जिस सफारी गाड़ी पर गायब राइस मिलर भाइयों को ले जाया गया था उसका नंबर मिल गया है। जहां पटना पुलिस अब उस गाड़ी के पीछे लगी हुई है, जो हो सकता है कि बहुत जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाए। जी हां, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद पुलिस इस सफारी के पीछे लगी हुई है। सूत्रों के अनुसार इसकी तलाश में आरा तक पुलिस ने छापेमारी की, पर अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हालांकि पुलिस सफारी की बात स्वीकार तो कर रही है, पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने की बात से इनकार कर रही है। माना जा रहा है कि जांच प्रभावित होने की वजह से पुलिस रजिस्ट्रेशन नंबर बताने से मना कर रही है। बिहार में ओवरलोड गाड़ियों से सड़कों को 16 गुना नुकसान हो रहा है। जी हां, यानी कि जिस सड़क को 16 साल तक ठीक रहना चाहिए वह मात्र 1 साल में ही खराब हो जा रही है। जी हां, पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी किए गए एक आकलन में इसका खुलासा हुआ है। विभाग के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने कहा है कि सड़क नुकसान को लेकर बीते दिनों आकलन हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार ओवरलोड गाड़ियों के कारण सड़कों को काफी नुकसान हो रहा है। यह नुकसान 16 गुना अधिक आंका गया है। सबसे अधिक नुकसान ट्रकों के पहियों से हो रहा है। जहां मेन रोड पर जाम लगते ही जल्दी गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए सिंगल रोड का सहारा ट्रक चालक लेते हैं। ऐसे में अगर एक साथ आमने सामने से 2 ट्रक आ जाएं तो फिर दोनों अपना एक हिस्से का पहिया सड़क के नीचे उतार देते हैं। जैसे ही वह सड़क पर फिर से चलाते हैं, सड़कों को काफी नुकसान होता है। जी हां, ट्रक के पहिए से अगर एक बार सड़क खराब हुई तो फिर इसके बाद आने वाले ट्रकों से नुकसान बढ़ता चला जाता है, जिससे सड़क बहुत जल्द 16 गुना खराब हो जाता है। दोस्तों, बिहार में मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, अधिकारियों समेत वीआईपी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को फिट रहना होगा। जैसे जैसे वे अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रहने के साथ उन्हें पूरी चौकसी भी बरतनी होगी। जहां वीआईपी की सुरक्षा में तैनात पुलिस अफसर से लेकर जवानों तक को इसका ख्याल रखना होगा। बॉडीगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों को लेकर कुछ वीआईपी द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। जहां वहां उनके हालात में सुधार हुआ है। इस बीच बीते 24 घंटे के दौरान बिहार में कोरोना के 287 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की बात करें तो फिर यह आंकड़ा करीब 97.44% रिकवरी रेट के साथ 5263 रह गया है। जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बीते 12 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से वे होम आइसोलेशन में थे। शनिवार को पटना एम्स में उनका सीटी स्कैन कराया गया है। इसके बाद मांझी डॉक्टरों की सलाह पर रविवार को अस्पताल में भर्ती हो गए। उनकी हालात में सुधार है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता के करीब आकर भी आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई। साथ ही साथ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव भी चुनाव हार गए। लेकिन हार का एक कारण वे लालू प्रसाद यादव के जेल में रहने का भी मान रहे हैं। जहां भोला यादव ने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव बाहर होते तो फिर आज परिणाम कुछ और ही होता। जहां चुनाव में तो कई स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, लेकिन भोला यादव का कहना है कि चुनाव में आरजेडी के सिर्फ एक ही स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव से कम मेहनत नहीं किए। एक तरफ एनडीए के 36 हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो आरजेडी का 1 हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। फिर भी वोटों को एकजुट करने में तेजस्वी यादव कामयाब रहे। भोला यादव ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव बाहर होते तो फिर डबल मेहनत होता, जिसका रिजल्ट भी बेहतर होता। उनका नहीं रहने का असर तो हुआ है। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर पर बैठकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, किसानों की आर्थिक स्थिति सही रहे, इसके लिए यह बहुत जरूरी है। जी हां, जाप के अनिश्चितकालीन धरना का यह 3रा दिन था। आपको बता दें कि जाप किसानों के समर्थन में 3 कृषि कानूनों के रद्द की मांग को लेकर बड़ी पहाड़ी बाईपास में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि यह कृषि कानून नहीं बल्कि यह काला कानून है। यह भारत की आत्मा पर चोट है। किसानों के
स्थिति दिन प्रतिदिन और बुरी होती जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में 92% छोटे और फिर सीमांत किसान हैं। वर्तमान में पैक्स जो काम कर रही है उसमें किसानों को किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है, जब बिचौलियों और सरकार के लोग सारी कमाई कर रहे हैं। बिहार में पैक्स को खत्म करके मंडी सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी राजधानी पटना के बड़े होटलों में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, नव वर्ष समारोह को लोग अलग अलग अंदाज में मनाएंगे, लेकिन इस वर्ष अब तक किसी बड़े अभिनेताओं के आने की आहट नहीं प्राप्त हुई है। जी हां, होटल प्रबंधन के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण जश्न तो मनेगा, लेकिन जिला प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन के साथ संक्रमण का स्तर विकराल न हो, इसीलिए कार्यक्रम में मास्क, हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। इसके साथ कार्यक्रम में आने वाले लोगों का नाम और पता भी लिखा जाएगा। जश्न को यादगार बनाने के लिए लजीज व्यंजनों का इंतजाम रहेगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।